हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको 2019 का सेट नंबर तीसरा बताने जा रहे हैं, जो है उसका कोड वर्ड बीपी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्लास 10th का। आपके 2019 के बाकी के सेट पूरे हो चुके हैं केमिस्ट्री की, और फिजिक्स भी पूरी हो चुकी है। 2019 और 2018 भी फिजिक्स का हो गया है, और आपका 2020 तीनों सेट आप फिजिक्स कंप्लीट हैं। इसलिए सारे शॉर्ट पेपर ज़रूर हल करें, और इसमें से 100% गारंटी है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि यही सारे सेट आपके उठा करके बाद में क्वेश्चन दे देते हैं। तो अगर आपके ये सारे क्वेश्चन तैयार रहें तो ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्तों भी सभी बच्चों को ये मैसेज पहुंच सके और सभी बच्चे घर बैठे ये आंसर पेपर हल कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला। इसमें प्रश्न क्या है, पहले बहुविकल्पी होते हैं। तो बहुविकल्पी क्या है मैंने, हाँ, तो बहुविकल्पी देखेंगे। इसमें बहुविकल्पी क्या पूछ रहा है। और खंड खा से आपका रसायन विज्ञान होता है, खंड का भौतिक विज्ञान होता है, जो कि 18 तक आपके पूरे हो चुके हैं। और खंड का जो आपका होता है जीव विज्ञान, तो ये दोनों पूरे होने के बाद ही जीव विज्ञान आपको डालेंगे, ताकि आराम से पूरे सेट हल कर सके यहाँ। ठीक है, देखिए इसमें 5वें का नंबर से स्टार्ट है। इसमें पूछा गया है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। इसमें पूछ रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि प्रोपेन आपका क्या है, कौन सी श्रेणी का सदस्य है, ताकि उसमें से हाइड्रोजन की संख्या कितनी है ये भी देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे प्रोपेन है आपकी एल्केन श्रेणी का सदस्य। कौन सी? एल्केन श्रेणी का सदस्य है, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या पूरी होगी, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा होता है। ठीक है, तो CH4 आपका मेथेन है। क्या है? एक कार्बन वाला मेथ, और एन श्रेणी का सदस्य पूछ रहा है तो मेथेन है। और 3 कार्बन वाला भी आपका होता है कार्बन, और 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटेन है, और 2 कार्बन वाला आपका होता है एथेन। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यानी पहले नंबर में मेथ आता है, दूसरे नंबर में एथ आता है, और तीसरे नंबर में जाके प्रोपेन आता है, चौथे नंबर में ब्यूटेन आता है। तो यहाँ पे आपका तीसरे नंबर में प्रोपेन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका तीसरा नंबर वाला सही होगा, जिसमें कार्बन की संख्या 3 होगी। तीसरा नंबर नहीं बोल रहे हैं, जिसमें कार्बन की संख्या 3 होगी और हाइड्रोजन की संख्या 8 होगी, वो आपका प्रोपेन का सूत्र होगा। तो यहाँ पे C3H8 हो गया। आपके प्रोपेन का सूत्र क्या होगा? C3H8। राइट आंसर होगा दूसरा नंबर। ठीक है, इसलिए तुक्का न मारें किसी भी बहुविकल्पी में। बहुत बच्चे तुक्का मारने की आदत होती है कि बहुत जल्दी तुक्का लगाते हैं, समझते नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए ध्यान से देखें कि उसका आंसर क्या है और चारों में से कौन सा हो सकता है। इसीलिए हम आपको चारों आंसर समझाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, यानी पीएच मूल्य या फिर पीएच मान उसी को बोलते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मूल्य क्या है देखेंगे। 0 नहीं होता। एक एक भी हमने बताया था कि जो 7 से कम होते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो 7 से अधिक होते हैं वो क्षार होते हैं। यानी आपका ये क्षार है और ये अम्ल है 0 में। तो इसमें से उदासीन आपका होता है 7। तो जल आपका क्या होता है? उदासीन में आता है, इसलिए जल का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न अभी कई सेटों में पूछा गया है, हमने हर बार बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। किसका? लेड नाइट्रेट का। कई बार PbNO3 भी मान सकते हैं, इसीलिए लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कैसे कहेंगे कि बहुत बच्चे PbNO3 और PbNO3 के होल ट्वाइस में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए बहुत बच्चे यही चीज़ गलती करते हैं कि लेड नाइट्रेट के सूत्र में PbNO3 है कि PbNO3 का होल ट्वाइस है। सबसे ज़्यादा इसी में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और इसी में गलती होती है। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ करके ही आंसर में टिक करें। ठीक है, ये Pb वो आपका लेड ऑक्साइड है, तो ये नहीं है आपका। और PbNO2 होता है लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ये भी नहीं है। और क्या कह रहा है? अब लेड नाइट्रेट की बारी आई, तो आपका लेड नाइट्रेट तो ये भी है और लेड नाइट्रेट का ये भी है। लेकिन असली सूत्र क्या माना जाता है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है उसमें नाइट्रेट की संख्या 2 होती है, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस आपका राइट आंसर होता है लेड नाइट्रेट का, ना कि PbNO3 होता है। ठीक है, तो इसका होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट के साथ नाइट्रेट की संख्या डबल होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, लेड नाइट्रेट जहाँ पे आता है वहाँ पे होल ट्वाइस लगाएं। क्या लगाएं? होल ट्वाइस। इसका आंसर होगा PbNO3 का होल ट्वाइस।
अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 6वें का नंबर कि उदाहरण देते हुए खनिज और अयस्क को समझाइए, यानी परिभाषा दीजिए, स्पष्ट कीजिए। ये पीछे भी पूछा था खनिज और अयस्क। तो खनिज क्या है और अयस्क क्या है देखेंगे यहाँ पे। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं, जैसे बॉक्साइट, कॉपर, पाइराइट आदि। ये क्या है? आपके खनिज हैं। जो प्रकृति में पृथ्वी के अंदर जो धातुएं पाई जाती हैं, कहाँ से? जो पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको ही खनिज कहते हैं, जैसे बॉक्साइट, कॉपर, पाइराइट आदि। अयस्क, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में आसानी से या कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। यानी जिस खनिज से किसी धातु को, यानी जिस खनिज से धातु प्राप्त करते हैं उसी से, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में मतलब कि कम व्यय पर यानी कम खर्च पर अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, उस खनिज को उसी विशिष्ट धातु का क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। जैसे बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला नंबर देखेंगे क्या है इसमें। या आपका वो खनिज और अयस्क है। आशा करते समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाई शेयर करें, बहुत कम शेयर करते हैं। यस, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट भी करें ताकि हमें पता चले कौन कर रहा है सेट, कि कौन नहीं सॉल्व कर रहा है। सब हमको कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, और जो नए बच्चे हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए अगला नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है केवल रासायनिक समीकरण भी दीजिए। नंबर में पूछा गया है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया, यानी मीथेन को जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, क्लोरीन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? CH4 प्लस Cl2। आपका है मीथेन का सूत्र CH4 और Cl2। जो तीर के निशान के ऊपर लिखा है सनलाइट, क्या लिखा हुआ है? सनलाइट। सनलाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने सनलाइट लिख दिया हुआ, सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बनेगा ये मिथिल क्लोराइड। जब मीथेन की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो मिथिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। या आप सूत्र भी लिख सकते हैं। यहाँ पे CH3Cl प्लस HCl, यह है मिथिल क्लोराइड और यह है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरी है एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और फिर एथेनॉल की सांद्र सल्फ्यूरिक 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। कितनी? 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो क्या कहलाएगी वह अभिक्रिया? ये आपकी एथेनॉल की जब अभिक्रिया ऐसे कराएंगे तब क्या बनेगा? पहले हमको 100 से 110 डिग्री सेल्सियस में गर्म करना है। तब एथेनॉल को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे, जब ये तापमान दिए हो तब इसमें, और अगर ना दी हो तो उसकी उपस्थिति उसकी सल्फ्यूरिक अम्ल की दर्शाना है। हमने कई बार अभिक्रिया बताया है। यहाँ पे एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, फिर एथेनॉल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कितने में करेंगे? 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। तो इसलिए इसमें जो ताप दिया हो, जब 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर पहले करेंगे, इसके बाद 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे। जब इतना यहाँ पे तापमान इसका दिया हो तब इसको प्लस लगा के आप दर्शाएंगे। ठीक है, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ पहले गर्म करेंगे, कितने डिग्री सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस में। तो क्या बनेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, C2H5HSO4। क्या नाम है इसका? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। नोट करें बच्चे जल्दी, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस जल बनेगा। ठीक है, फिर जब हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? एथिलीन बनेगा। क्या बनेगा? एथिलीन। इसी को एथीन गैस भी एथीन भी बोलते हैं। C2H5 यानी C2H4 ले लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ बचता है और एक हाइड्रोजन आपका ये बीच में रहा, तो बन जाएगा H2SO4, वापस से सल्फ्यूरिक अम्ल बचेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। अब
क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर। अभी ये 6वीं का का और खा हो गए आपके। अब 7वें का नंबर में पूछा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। चलिए हम आपको अलग से रेडॉक्स अभिक्रिया बताएंगे कि क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन क्रियाएं के ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं उन्हें रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन क्रियाएं साथ साथ होती हैं रेडॉक्स अथवा उपचयन या अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि CuO+H2 को गर्म करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन से अलग हो गया और हाइड्रोजन के साथ जुड़ना, यानी किसी ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी धातु से ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वही आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं। जैसे कि इस अभिक्रिया में CuO का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। इससे हाइड्रोजन के और H2 का अपचयन, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन हटा है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो जो हटने वाली क्रिया होती है उसको अपचयन कहते हैं और जो जुड़ने वाली क्रिया होती है उसको उपचयन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन हटा है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो हटना वाला अपचयन कहलाएगा और हाइड्रोजन के साथ जुड़ना उपचयन कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि तथा इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जिप्सम हुआ ईंधन को कार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति में सावधानी पूर्वक 150 से 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। यानी जिप्सम को कितनी डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तब क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बनेगा। और जल की मात्रा तो CaSO4 × 2H2 ये आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, आगे 2 लिखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो बनेगा CaSO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है तो CaSO4 का होल ट्वाइस, और H2O क्योंकि जल की 2 दूनी 4, जल के अणु कितने हैं 4, तो आपके ये हो गए, बाकी के 3 H2O बचेंगे। ठीक है, ये रही आपकी अभिक्रिया। और इसी में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि है। इसी को 1 मिनट, इसको POP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, POP। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि हो गया। और जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी पूछ रहा है। जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदल करके जम जाता है। किसमें, 1 मिनट, जिप्सम में बदल करके जम जाता है। जब ये जिप्सम के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O + 3H2O, जो आपके इधर है उसको जस्ट उसी का उल्टा कर देंगे तो जल से क्रिया हो जाएगी, तो इधर हो जाएगा 2SO4 × 2H2O। ठीक है, pH मोल किसे कहते हैं, pH मूल्य किसे कहते हैं, और जीवन में pH महत्व को समझाइए। यह आपके 2019 के सेट नंबर 4 BM में भी हो चुका है। pH मूल्य क्या है, दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर अभी हम बता रहे हैं, 1 मिनट, ये है। यहाँ भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि अगर आपको उसमें बता दिया तो इसमें नहीं बताएंगे, इसमें भी बताएंगे, लेकिन ये बता रहे हैं कि 2019 के आपके सेट में हो चुका है एक। ठीक है, आशा करते हैं जो डबल क्वेश्चन मिलते होंगे तो जल्दी समझ में आ रहे होंगे और ये साथ में कंप्लीट होते जा रहे होंगे। बहुत बच्चों को तो याद हो गया होगा। ये तो जो परमानेंट करते हैं उनको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आपने एक किया, दूसरा नहीं किया, दूसरा किया, तीसरा नहीं किया, आधा अधूरा किया, तो इस तरह में समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई भी आंसर पेपर करें उसको पूरा ज़रूर करें, अंत तक वीडियो ज़रूर देखें और सारे क्वेश्चन हल करें। इस तरह में नहीं, अगर आपने आधा अधूरा किया तो कोई भी वीडियो समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में ये हो जाएगा कि मैम ने पढ़ाया, फिर सर ने पढ़ाया, हमको समझ में नहीं आया। इसलिए आप पूरा करें ज़रूर। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और सारे आंसर पेपर हल करें, फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए pH मूल्य क्या है,
हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। पीएच बराबर होता है -log H धनायन, यानी ऊपर प्लस लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन के धनायनों की संख्या लिखी हुई है। अगला है, इसमें पूछ रहा है पीएच महत्व क्या है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? हमारे उदर में HCl उत्पन्न होता है, यानी हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही हमारे पाचन शक्ति जल्दी होती है। तो हमारे उदर में HCl उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाता है। जो क्या करता है? हमारे भोजन को पचाता है। अगर अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने पर उदर में जलन का अनुभव होता है तो एंटासिड अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। अगर अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उदर में जलन का अनुभव होने लगता है, यानी हमारे पेट में क्या होने लगता है? जलन का अनुभव होने लगता है, और वही फिर एंटासिड अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। मुंह में दूसरा है इसका पॉइंट, मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, अगर हमारे मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये अम्ल होता है ना। 7 से कम वाले अम्ल होते हैं, 7 से अधिक वाला क्षार होता है। तो 7 से कम क्या होता है? अम्ल। तो यहाँ पे अम्लों की अगर मात्रा अधिक हो जाती है तो दंत को क्षय होना यानी हानि होने लगती है। तो दंत क्षय रोकने के लिए हम क्षारकीय दंत मंजन करते हैं, यानी जब क्षारकीय दंत मंजन करेंगे तो अम्ल और क्षार की अम्लता को बराबर करने के लिए हमारे जो दांतों का क्षय होता है वो रुक जाता है। जैसे कि यहाँ दंत क्षय को रोकने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है, जिससे अम्लीय की अधिकता उदासीन हो जाती है तथा दंत क्षय रुक जाता है। क्या होता है? दंत क्षय आपके रुक जाता है, यानी हानि होना रुक जाता है। ठीक है, ये आपका रहा पीएच मूल्य या पीएच मान किसे कहते हैं। अब 8वें का नंबर में है, आपका का नंबर रहा 8वें का है, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि और रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यानी एथिल एल्कोहल को ही ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनाना है और विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण यानी प्रश्न समझना सबसे पहले कि इसमें क्या पूछ रहा है। एथिल एल्कोहल के मतलब ये एथिल एल्कोहल के 1 मिनट, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण जब कराएंगे इसमें ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि। इसमें इतना सब सिर्फ एक समीकरण पूछे है, लेकिन प्रश्न 2 लाइन का है, तो समझ में आना चाहिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ये आपका एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनाने की, यानी ये जो आपका बनता है एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। ये समीकरण बस लिखना है, ठीक है, इसलिए ध्यान दें कि इसमें पूछ क्या रहा है। चलिए, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होगा CH3CH2OH, या तो फिर C2H5OH भी लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण मतलब 2O, नवजात ऑक्सीजन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा CH3COOH, फिर बाद में क्या बचेगा? H2O, आपका जल बने। ये एथेनोइक अम्ल बनाने की ये वाली विधि रही आपकी, ठीक है। अब इसी का ख नंबर देखेंगे क्या पूछ रहा है। ये आपका क नंबर हो गया। ख नंबर में है, पूछ रहा है क्या होता है जबकि एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है जबकि एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी जब हम एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, किसकी किसकी? एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और सोडियम कार्बोनेट से। ये सारी अभिक्रियाएं पीछे भी हो चुकी हैं, लेकिन फिर से हमने दोबारा से भी करवा दी है। एथेनोइक अम्ल को एथिल अल्कोहल से एथेनॉल या एथिल अल्कोहल उसी को बोलते हैं। तो आपका ये रहा एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH
एथिल एल्कोहल से करेगा तो बनेगा एथिल एसीटेट। क्या बनेगा? एथिल एसीटेट CH3COO, C2H5। क्या बनेगा? CH3COO, C2H5 प्लस आपकी जल की मात्रा अलग हो जाएगी। अब फिर एथेनोइक अम्ल का सूत्र लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो CH3COOH एथेनोइक अम्ल है आपका, अभी बताया। इसमें बनेगा सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट CH3COONA। क्या बनेगा? CH3COONA। Na के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? प्लस H2O। क्या बनेगा? प्लस H2O। ये आपका सोडियम एसीटेट बनेगा और प्लस जल की मात्रा निकलेगी। और जब सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे तो इसमें हमारा बनेगा, इसमें भी बनेगा सोडियम एसीटेट, लेकिन सोडियम एसीटेट की डबल मात्रा हो जाएगी और जल बनेगा और प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, ये रही आपकी इस लेसन की इस चैप्टर उसमें सॉरी आंसर पेपर में अभिक्रियाएं जो पूछे था क्वेश्चन नंबर 8वें में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 8वें का और खा हो चुका है और आपका ये गा नंबर है। क्या है? गा नंबर, जिसमें पूछ रहा है अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या अंतर है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर देखेंगे कि पूछ रहा है। अल्कोहल वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें से एक या अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या उनका सामान्य सूत्र, यानी हाइड्रोक्सिल का सूत्र क्या होता है? OH, और यही आपका अल्कोहल समूह का होता है। OH ही अल्कोहल समूह है और OH ही आपका हाइड्रोक्सिल समूह से भी उसी को ही बोलते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें से एक या अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों या इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH होता है। तो अल्कोहल को एक एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोक्सिल समूह यानी एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर देंगे और उसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH द्वारा विस्थापित OH द्वारा क्या करेंगे? विस्थापित करके किया जाता है। उससे क्या होता है? एल्केन की ई के स्थान पर अल जोड़ते हैं। इसमें जब आईयूपीएसी नाम बनाते हैं अल्कोहल में तो ई हटा करके क्या जोड़ देते हैं? अल जोड़ते हैं। 1 मिनट, ई के स्थान पर अल जोड़ेंगे। जब ई के स्थान पर अल जोड़ेंगे तो किसी भी नाम का अल्कोहल है, जैसे तो एथिल अल्कोहल है, तो ई हटाएंगे तो उसको आईयूपीएसी नाम बनाते समय एथेनॉल अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका नाम एथेनॉल। यह आपका है अल्कोहल। कई बार समझाया है, जो अल्कोहल होता है उसी को परिभाषा लिख देना है कि इसका हाइड्रोक्सिल समूह होता है, इसका सामान्य सूत्र ये होता है। अगर इसका एक H हटा करके उसमें OH समूह जोड़ देते हैं और ई हटा करके Al जोड़ देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल है वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? COOH, और अल्कोहल का OH होता है, उसी का हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH होता है तथा इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 या फिर आगे COOH होता है। इनको एल्केन में ई के स्थान पर ओइक अम्ल जोड़ते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब आईयूपीएसी नाम बनाते हैं तो क्या करते हैं? ई को हटा करके ओइक अम्ल जोड़ दिया जाता है। ये आपका रहा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर, क्योंकि अल्कोहल में ई की जगह अल जोड़ते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ई की जगह ओइक अम्ल जोड़ते हैं या ओइक एसिड भी कह सकते हैं। अथवा इसमें आप टिप्पणी अथवा में भी दिए रहता है। ये आपके हो गए का खागा और टिप्पणी पूछे था क्या है? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। पहला नंबर है इसमें यौगिक कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर नामकरण किया जाता है, यानी यौगिकों की कार्बन, सबसे पहले हमने बताया भी था कि जब नामकरण कैसे करते हैं कार्बनिक यौगिकों का, क्योंकि जैसे सबसे पहले हम कार्बन की संख्या गिनेंगे, वही है 1 वाला मेथेन, 2 वाला एथ, 3 वाला प्रोप, 4 वाला ब्यूट, 5 वाला पेंट, 6 वाला हेक्स, 7 वाला हेप्टाद, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? यहाँ पे कार्बन की संख्या देखेंगे। ठीक है, पहला नंबर आपका ये हो गया। दूसरा देखेंगे, यदि यौगिक में क्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो तो हमने ये भी समझाया था कि यदि इसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो सबसे पहले तो कार्बन की संख्या देखेंगे, फिर इसके बाद क्रियात्मक समूह देखेंगे क्या उपस्थित है। विशिष्ट द्वितीयक अनुलग्न के द्वारा दिखाई जाती है, जैसे कि अल्कोहल के लिए द्वितीय अनुलग्न ऑल होता है, जैसे कि CH3OH है तो आपका OH क्रियात्मक समूह हो गया, तो इसका आईयूपीएसी नाम बनाते समय क्या बन जाएगा? मेथेनॉल।
क्या होगा इसका यूपीएससी नाम? मेथेनॉल। इसी प्रकार से हो गया तीसरा नंबर। अगर इसमें देखेंगे चुने हुए मूल शब्दों में, यानी जो हमने चुन लिया, तो चुने हुए मूल शब्दों में प्राथमिक अनुलग्न को जोड़ा जाता है और प्राथमिक अनुलग्न या मुख्य श्रृंखला में उपस्थित। फिर देखेंगे, हमने कहा था कि सबसे पहले जब आईपीएससी नाम बनाते हैं तो कई बार बताया ये चीज़ें कि कार्बन की संख्या देखते हैं, या फिर उसमें देखते हैं कौन सा क्रियात्मक समूह है, या फिर उसमें बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। वही है, इसमें बताया गया है कि श्रृंखला में उपस्थित सी सिंगल बॉन्ड सी है, या फिर सी के दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड का ज्ञान कराते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल बॉन्ड, कार्बनिक एकल बंध हेतु एन लगाते हैं, और द्विबंध हेतु इन लगाते हैं, और त्रिबंध हेतु आइन का शब्द प्रयोग करते हैं। अगर एकल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे। जैसे कि CH3 एथेन है, सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो एथीन है, और इसी को CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। आशा करते हैं कि आपको ये नाम का डाला समझ में आ गया होगा। अगला है हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया। जब हाइड्रोकार्बन को दहन अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? अपने सभी अपर रूपों में कार्बन, यानी कार्बन के सभी अपर रूप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अपने सभी अपर रूपों में कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश में मुक्त करते हैं, दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि C+O2 तो CO2 और ऊष्मा प्रकाश होगी, और CH4+O2 को जब दहन अभिक्रिया कराएंगे तब भी बनेगा CO2+H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश उत्पन्न होगी। इसके बाद इसमें तीसरे नंबर में पूछा गया है कि साबुन के बारे में टिप्पणी पूछा गया है। क्या है? साबुन की टिप्पणी क्या होगी? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च अणुभार वाले जो होते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्रिया को? साबुनीकरण कहते हैं। या तो फिर इस क्रिया को पूरी साबुनीकरण भी हो गया आपका, साबुन में भी टिप्पणी हो गई, दोनों में। अगर साबुनीकरण पूछता है तो भी यही लिखेंगे, अगर साबुन पूछता है तो भी यही पूछेंगे, साबुन की निर्मलन अभिक्रिया पूछता है तो भी आप यही करेंगे। ठीक है। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, और ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH और KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जैसे कि नीचे क्रिया कराई गई है, CH2OCO C17H35, फिर CHO फिर OCO C17H35, फिर जोड़ेंगे CH3COO C17H35। इस प्रकार से लिख सकते हैं। OCO जहाँ लिखा है तो COO भी लिख सकते हैं, और प्लस 3 NaOH, यानी तीनों में अलग अलग NaOH लिख सकते हैं, या फिर आप NaOH लिख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग NaOH की जगह हमने यहाँ पे 3 NaOH लिख दिया, बात एक ही है। फिर आगे जब लिखेंगे CH2 और OH, CH और OH, फिर यहाँ पे CH2 और OH आपका। ठीक है। तो आगे बनेगा, सॉरी यहाँ पे CH2 होगा, CH3 नहीं होगा, CH2 COO C17H35। ठीक है। तो यहाँ आपका CH2 ही होगा। ठीक है। तो आगे बनेगा C17H35 3 बार, क्योंकि तीनों में है ना, C17H35 C17H35, तो यहाँ होगा C17H35, और तीनों में COO है तो तीनों में COO, और 3 बार ये Na बचा तो यहाँ पे Na लिख देंगे। ठीक है। ये होता है सोडियम एस्टेरेट, इसी को बोलते हैं साबुन का सूत्र। ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेट के साथ। आपको 2019 और 2020 सातों सेट दोनों के अनसॉल्व पेपर हल हो चुके हैं केमिस्ट्री के, और फिजिक्स के 2020, 2019, 2018 तीनों सन के आपके 7 सेट जो हैं तो पूरे डाल दिए गए हैं। इसलिए सारे सेट ज़रूर हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का देख सकें और इस अनसॉल्व पेपर सेट को हल कर सकें। ठीक है। धन्यवाद।